हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल विल बी गुड एट होम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 सेक्शन हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए। नाउ अभी हमारा तीसरा सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के इस सेक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर। आपको मालूम है कंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर और दूसरे को इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है, इनको देखते हैं और इनमें डिफरेंस। मेटेलिक कंडक्टर से मतलब है मेटल्स के लिए कंडक्टिविटी। आपको मालूम है मेटल्स के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से मेटल्स में करंट फ्लो कर जाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में करंट फ्लो करने का या इसके कंडक्टर होने का रीज़न क्या होता है। आपको मालूम है बैटरी है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और यहाँ पे भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जब आप चार्ज पास कराते हो तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है ये टूट जाता है, टूटता है कैटायन में एंड एनायन में। और ये कैटायन एनायन अपने अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे मूव करते हैं और इनके मूव करने की वजह से ही बैटरी में करंट फ्लो करता है। यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में करंट के फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आयंस, जबकि मेटल्स में करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस हमें देखने हैं बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में। जो मेटेलिक कंडक्टर होता है उसमें करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है मेटल्स आर कंडक्टर, और मेटल कंडक्टर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। जबकि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए आयंस। करंट फ्लोज ड्यू टू आयंस। मेटेलिक कंडक्टर में कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता। नो केमिकल डिकम्पोजिशन। जबकि हमें मालूम है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में होगा केमिकल डिकम्पोजिशन, क्योंकि आपको मालूम है आयंस बनेंगे जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज करेगा। फिर मेटेलिक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय कर्नल्स वाइब्रेशन। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब आपको मालूम है रजिस्ट टू फ्लो। रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय कर्नल वाइब्रेशन। अब कर्नल्स क्या होते हैं? आपको मालूम है जो मेटल्स होते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इनके स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और बाहर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इन कर्नल्स के पॉजिटिव चार्ज से होता है, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है बेसिकली इसी को हम कहते हैं कर्नल्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, और ये जो कर्नल्स होते हैं जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में रेजिस्टेंस मिलता है। तो रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय कर्नल्स वाइब्रेशन इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस, आपको मालूम है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन होता है, सोल्यूट सोल्यूट का अट्रैक्शन होता है और सोल्यूट सॉल्वेंट का भी अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन की वजह से, इंटरैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, एंड
सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। आपको मालूम है अगर सोल्यूट पार्टिकल के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा तो वो जो आयंस बनाएगा वो जल्दी मूव भी नहीं कर पाएगा। इसी तरह से सॉल्वेंट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ तो भी आयंस को फ्लो करने में रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन में आ गया तो भी उसे रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर हम बात करें सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की तो बेसिकली आप कह सकते हो यहाँ पे हो रहा होगा हाइड्रेशन ऑफ आयंस, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन का मीनिंग हो सकता है विस्कोसिटी। आपको मालूम है अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हो दैट मीन्स सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा है, आयंस को फ्लो करने में रेजिस्टेंस मिलेगा। और सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन आयंस, क्योंकि आपको मालूम है जो आयंस हैं बेसिकली वो सोल्यूट के हैं। अगर एक आयन का दूसरे आयन के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है तो वो रजिस्ट करेगा फ्लो करने के लिए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आयंस के फ्लो करने की टेंडेंसी कम होगी। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो होता है वो दैट इज़ ड्यू टू सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मेटेलिक कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको मालूम है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कर्नल्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्राउडेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज़ कर जाती है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। जब हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। क्यों इंक्रीज़ करती है? क्योंकि सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन या सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये सारे इंटरेक्शन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस कम हो जाता है। आई होप कि आपको मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हमें अपने इस सेक्शन में पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, अब इसके लिए हम पहले बनाते हैं एक सेल। अब ये एक सेल हमने बना लिया। इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड, ये एनोड और ये दूसरा कैथोड। बीच में भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड ये हमने ले लिया L सेंटीमीटर, और ये जो प्लेट का एरिया है दैट इज़ A सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेल का साइज़ छोटा होता है इसलिए हम CGS यूनिट में सारी चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में कुछ जनरल टर्म्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड हैं। पहले उन टर्म्स को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब जो जनरल टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ना है उसमें सबसे पहले आता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड टू आयंस। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल R से। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज ओम। इसे आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो सेम वही रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लिया जाता है। फिजिक्स में आप वायर के लिए पढ़ते हो, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए पढ़ते हैं। वहाँ पे भी ओम्स लॉ फॉलो करते हो, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है। दूसरा टर्म है कंडक्टेंस।
अब कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है इजीनेस ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। एक तरह से कहा जाए तो ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। यानी कि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। तो कैपिटल सी बेसिकली क्या हो गया? 1/r। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? यूनिट इज ओम इनवर्स। इसको हम मो भी बोलते हैं, या इसको एक और यूनिट के नाम से जानते हैं, सीमेंस। कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओम इनवर्स, मो या फिर सीमेंस। कभी कभी कई बुक्स में आपको कंडक्टेंस का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल जी से भी मिलेगा। तो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करें या कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करें, एक ही बात है। फिजिक्स में आप ओम को इस तरह से सिंबल देते हो, तो यहाँ पे भी आप वो यूज़ कर सकते हो। अब तीसरा जनरल टर्म है, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। या फिर इसे कहते हैं रजिस्टिविटी, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है रो से। अब देखो, इसे ही समझना है। कंडक्टेंस तो हमारे इस टॉपिक का ही नाम है, तो कंडक्टेंस के बारे में ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट जो जनरल टर्म्स जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी हमें देखना है और समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स बनती हैं। अब देखो, आपको मालूम है जो रेजिस्टेंस है, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपके जो आयंस हैं, यहाँ पे कैटायन या फिर एनायन, जो मूव करेंगे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ये जो सोल्यूशन है वो उनको उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यानी कि रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। और ये भी आपको मालूम है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एरिया। यानी कि एरिया ऑफ द प्लेट, ये जो ए सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हमारे लिए क्या है? प्लेट एरिया। अगर प्लेट एरिया बड़ा होगा तो आपको मालूम है एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम मिलेगा, वो जल्दी अपने कैथोड और एनोड पे पहुंच जाएंगे आयंस। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। अगर इन दोनों को कंबाइन करें, दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो हमें मिलता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट जो आता है इसी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और इसे ही बोलते हैं रजिस्टिविटी। जो ये रो है इसे ही क्या कहा गया है? रजिस्टिविटी। अब देखो, जो रजिस्टिविटी है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है +1 में। वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होती हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो रेजिस्टिविटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो, अगर मैंने डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर ले लिया और प्लेट एरिया ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जो आर है वो रेजिस्टिविटी के बराबर आ जाएगा। यानी कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो क्या बन जाएगी? रेजिस्टेंस। अब इसे थोड़ा सा समझ लेंगे। सपोज करो अगर हमारी बैटरी, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, कुछ इस तरह का बना हुआ हो, एक तरफ इलेक्ट्रोड एनोड और दूसरी तरफ कैथोड,
और ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड है इसे मैंने 1 सेंटीमीटर कह दिया, और ये जो प्लेट एरिया है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप देखो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एक क्यूब, और इस क्यूब में भरा हुआ जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 cc। और 1 cc कितने के बराबर होता है, 1 ml के बराबर। तो अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम 1 cc लिया या 1 मिलीलीटर लिया, तो आप देख रहे हो कि आपकी जो रजिस्टिविटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, रेजिस्टेंस के। यानी कि फॉर 1 ml और 1 cc ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। यानी कि रजिस्टिविटी को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूं, इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड to all ions present in 1 मिलीलीटर of solution। ये होती है रजिस्टिविटी। इसीलिए रजिस्टिविटी सिंस 1 ml के लिए रेजिस्टेंस के बराबर है, तो इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपको मालूम है स्पेसिफिक वर्ड लगाया जाता है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, तो रजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या आएगी, फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो R की यूनिट क्या आती है, ओम, और अगर A की यूनिट लोगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और L की यूनिट जाएगी सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा यूनिट ऑफ रो। कितना आ जाएगा, रो सेंटीमीटर। रो सेंटीमीटर का मतलब ओम सेंटीमीटर। तो यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी आ जाएगी ओम सेंटीमीटर। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टर्म समझते हैं, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल के से, जिसे हम कापा पढ़ते हैं, कापा। अब ये होता क्या है वो देख लेते हैं। बेसिकली ये जो कापा होता है ये रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। दिस इज इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी। तो अगर हम इसे फॉर्मुलेट करें, तो फॉर्मुलेट करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू हमने लिखा है आर ए अपॉन एल। देखो आर इज इक्वल टू लिखा था रो एल अपॉन ए, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, आर ए अपॉन एल। अब देखो रो को मैंने यहां पे पुट कर दिया, तो ये आ गया 1 अपॉन आर एल अपॉन ए। अब आपको मालूम है 1 अपॉन आर को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। हमने रिप्रेजेंट किया है सी से, या आप इसे जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और एल अपॉन ए। ये आ गया कापा कंडक्टिविटी। आप ऐसे बना सकते हैं। तो यहां पे देखो ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। अब एल अपॉन ए जो होता है, ये एल अपॉन ए, अब ये जो एल अपॉन ए होता है इसको कहा जाता है सेल कांस्टेंट। देखो जो भी हम बैटरी बनाते हैं, जो भी सेल होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड कांस्टेंट, प्लेट एरिया भी कांस्टेंट होता है, तो इनका जो रेशियो होता है एल अपॉन ए, उसे हमने कह दिया हुआ है सेल कांस्टेंट। फॉर ए पर्टिकुलर सेल दिस इज ए कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला भी हमारे न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज होता है। अब देखो यूनिट क्या आएगी, यूनिट ऑफ कापा, ये पूछा भी जाता है। देखो क्या आएगी, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, और वो क्या होता है,
ओम सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को हम क्या कह सकते हैं, सीमेंस, तो ये आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स को क्या कह सकते हो, मो सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये यूनिट किसकी है, कापा की, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब यहां पे भी देखो, अगर मैं कंडक्टेंस यानी कि C को लिखता हूं तो ये बनेगा K A/L, इजंट इट। अब मैंने अगर यहाँ पे भी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया और लेंथ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 cc यानी कि 1 ml। तो देखो यहाँ पे भी अगर 1 ml मैंने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया तो ये जो कंडक्टेंस है किसके बराबर आ जाएगा, कंडक्टिविटी के। यानी कि फॉर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंडक्टेंस बिकम्स कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, तो कंडक्टिविटी को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस फॉर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जिसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी। इसी वजह से कंडक्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जब किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको वैल्यूज दी जाएंगी तो आप यूनिट से पता कर लोगे कि वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या फिर कुछ और। तो कंडक्टिविटी की यूनिट आप याद रखोगे, कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाता है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। अब जो कंडक्टिविटी है, इट शोज एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब कंडक्टिविटी को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे कि आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक होता है सॉल्वेंट, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। अब जब हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, तो सपोज करो कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज, इसको रिप्रेजेंट किया K से, तो K ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू K ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट प्लस K ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि कंडक्टिविटी को आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लस कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट। अभी हमने देखा कि जो कंडक्टेंस है जिसको हमने C या फिर G से रिप्रेजेंट किया है, वो इक्वल टू कंडक्टिविटी है फॉर 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब सपोज करो, जैसे मैंने ये एक क्यूब बना दिया, इसी के साथ एक दूसरा क्यूब ऐड कर दिया, अब अगर इसकी कंडक्टिविटी स्मॉल के है, यहाँ पे भी 1 cc इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, 1 cc यानी कि 1 ml, और इधर भी भरा हुआ है 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन। तो अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो ये एनोड था और यहाँ पे कैथोड था, अब सपोज करो कि मैंने इन दोनों सेल को ऐड कर दिया हैविंग 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी थी, स्मॉल के, तो इसका कंडक्टेंस कितना था,
जी। इसकी कंडक्टिविटी कितनी स्मॉल के, तो इसका कंडक्टेंस कितना था जी। तो जो टोटल कंडक्टेंस हुआ, टोटल कंडक्टेंस वो हो गया कितना, के प्लस के 2 के। इसी तरह से अगर मैं 3 ml के लिए निकालूंगा तो वो टोटल कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, 3 के। इसी तरह से फॉर वी सी सी और वी एम एल कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, के वी, वेयर वी इज वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन ml और इन सेंटीमीटर क्यूब। ये एक जनरल फॉर्मूला हमारे लिए आ जाता है कंडक्टेंस का, फॉर वी सी सी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब इसी कंडक्टेंस को अलग अलग टर्म में डिफाइन करके हम पढ़ते हैं, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब उसे देखते हैं। इसी पे बेस्ड एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। समटाइम्स इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज करो दो सॉल्यूशन है, दोनों में सेम इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, बट एक की कंडक्टिविटी K1 और वॉल्यूम V1 है, दूसरे की कंडक्टिविटी K2 वॉल्यूम V2 है। दोनों को मिला दिया जाता है, दोनों को मिला दिया जाएगा तो डेफिनेटली टोटल वॉल्यूम जो होगा वो V1 प्लस V2 हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द मिक्सचर। तो ऐसे केसेस में जो कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर और वॉल्यूम जो टोटल हुआ कितना, V1 प्लस V2 will be equal to conductivity of first solution into volume of first solution plus conductivity of second solution and volume of solution। ये रिलेशन आ जाता है टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर। और एक हमारे लिए फॉर्मूला बन जाता है कि जब कभी भी हमें कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द मिक्सचर निकालना हो तो हम इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं इफ टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम एंड डिफरेंट स्पेसिफिक कंडक्टेंस आर मिक्स्ड। अब देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम से। ध्यान रखना, ये वाला जो लैम्डा होता है ये स्मॉल लैम्डा होता है, जबकि ये वाला लैम्डा होता है ये कैपिटल लैम्डा है। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज कैपिटल लैम्डा एंड दिस इज स्मॉल लैम्डा। तो मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस को हम कैपिटल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं ये होता क्या है। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। Conductivity of all the ions produced by 1 mole of electrolyte is known as molar conductivity। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो कंडक्टिविटी आती है उसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो, मैंने कंडक्टेंस का फॉर्मूला, हमने एक जनरल फॉर्मूला लिखा था K इंटू वी। यहाँ पे V क्या था, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ml और इन cc। तो अगर मैंने यहाँ पे इस V की जगह पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखने वाला वॉल्यूम रख दिया तो ये जो कंडक्टेंस था, जो जनरल कंडक्टेंस था, वो क्या बन जाएगा, मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो, सपोज करो एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है m मोलर, यानी कि मोलरिटी कितनी है m। तो आप कह सकते हो m मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो m मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज इन, तो आप क्या कहोगे, 1000 अपॉन m ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि
1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का 1000/m ऑफ सॉल्यूशन में होगा। तो अगर मैं इस कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस कहना हो तो ये कंडक्टिविटी और इस V की जगह पे क्या रख लूंगा, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। तो वो किसके बराबर है, 1000/m के। तो हमारे मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है, तो हमारे मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है K × 1000/m। अब यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, देखो यूनिट ऑफ लैम्डा m। तो देखना कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 तो वैसे ही रहेगा। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। लीटर का मतलब है उसे कन्वर्ट करेंगे तो किस में आएगा, मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो मोलैरिटी है इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ जाएगी यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स को आपको सीमेंस भी कहते हो, तो ये भी कह सकते हो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब यहाँ पे आप देखोगे मोलर कंडक्टिविटी और मोलैरिटी का रिलेशन कैसा है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आगे चल करके हम इसे यूज करने वाले हैं। मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस के बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई क्यू से। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मोलर कंडक्टिविटी थी, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसी तरह से यहां पे क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब सपोज करो एक सॉल्यूशन लिया जिस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैपिटल एन है, नॉर्मेलिटी। तो आपको मालूम है नॉर्मेलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर नॉर्मेलिटी कैपिटल एन है तो आप कह सकते हो एन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is in 1 liter of solution. That means n gram equivalent of electrolyte is in 1000 ml of solution. So 1 equivalent of electrolyte will be in 1000/n milliliter of solution. यानी कि एक इक्विवेलेंट रखने वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, 1000/n मिलीलीटर। तो अगर मैं कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहूंगा तो कंडक्टिविटी और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन मिलीलीटर हैविंग 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये बन जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो K × 1000/n। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे नीचे इक्विवेलेंट, और आपको मालूम है नीचे क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब सीसी, ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बनेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये यूनिट आ जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। अब हम देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में यहाँ पे यूज की गई है नॉर्मेलिटी
और मोलर कंडक्टिविटी में यूज की गई होती है मोलैरिटी। मोलर कंडक्टिविटी में हमने यूज किया हुआ है मोलैरिटी। तो अगर इन दोनों को रिलेट करना हो तो एक दूसरे से डिवाइड कर दें, तो लैम्डा ई क्यू अपॉन लैम्डा एम, देखो क्या बन जाएगा, मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी। और आपको मालूम है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी मोलैरिटी कैंसिल। अब देखो क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, और एन फैक्टर आपको मालूम ही है, एन फैक्टर क्या है, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, सॉल्ट के लिए चार्ज ऑन कैटायन और ऑन एनायन। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप कि आपको मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और अगले टॉपिक को करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।